class, I think test papers. I'll open here also. सबसे पहला था AB इक्वल टू AC एंगल A इज 100। ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ऐसा मान लेना एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, साइड्स को लेकर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो मैंने आपको, ये ऑल फ्रॉम एग्जाम्पलर है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एग्जाम्पलर। साइंस वाले मैम ने क्लास में रखा छुट्टी कर दूंगी, फिर थोड़ा यूक्लिड कराऊंगी एंड देन विल बी डन। The first thing, triangle ABC is equal to triangle, in triangle ABC, AB is equal to AC, angle A is 100. तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया आपस में। मैंने कहा था जो कॉमन वर्टेक्स होता है उसको हटा दो, उस पर एंगल बना हुआ है 100 डिग्री। तो ये दोनों आपस में सेम हो गए, x प्लस एक्स है 80, x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। तुमने क्या लिखा हुआ है? एंगल B इज 40 डिग्री। ठीक है, अब दो ट्राइंगल्स हैं, या देखो तुमने कैसे गलती की है, दो ट्राइंगल्स हैं, ये है ए बी सी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें ए बी और एक है डी ई एफ। तो ए बी इज इक्वल टू डी एफ, तो मैं यहाँ पर एफ लिख दूंगी ताकि मैच कर जाए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो कौन सी साइड को इक्वल करना है हमें? ए सी, तुमने डी एफ लिखा हुआ है, सिर्फ ट्राइंगल्स को ठीक से नेम ना कर। ठीक है, इसमें वाई स्क्वायर बाय 100 है, कॉमन एलसीएम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 नहीं है, इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 100 सेपरेट है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाय 10, एक्स माइनस वाई बाय 100 तुमने कॉमन में ली। इसमें 49 एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना ये माइनस बी दिया हुआ है, 7x प्लस 1/2, ये सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, 7x माइनस 1/2, 49x स्क्वायर माइनस 1/4, यहाँ पर b दिया हुआ है, b स्क्वायर नहीं, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/4, b इज, लिखो इस चीज को, अश्मित समझ में आ गया? माइनस 1/4 नहीं होगा। हाँ, तो माइनस माइनस कट हुआ तभी b 1/4 हुआ, माइनस माइनस तो कट होगा ही। क्लियर हो गया ये सबको? अब ये जो 6th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो वेज है, और ऐसा अगर पेपर में आएगा, ये भी एग्जाम्पलर से है। लिख लिया तुमने? लिख लिया ना सारा ये? नहीं देख लो, आई वांट दिस पेपर टू बी सॉल्व्ड अगेन, मुझे कल तक चाहिए दोबारा सॉल्व किया हुआ, कल तुम्हारे सामने चेक करके तुम्हें वापस दे दूंगी। इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, डिग्री एंड जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, and 0 of 0 polynomial is any real number। ठीक है, क्या जीरो नहीं लिखते ना, डिग्री ऑफ जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, और एक होता है कांस्टेंट। जीरो पॉलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी नंबर के। इसके साथ एक्स रखोगे, उसकी पावर क्या दोगे, डिग्री वो होगी।
इसके साथ x रखा, उसकी पावर क्या दें। अब क्योंकि ये x जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट कैन हैव एनी नंबर एज पावर, दैट्स व्हाई वी से डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लिखा हुआ नॉट डिफाइंड, ठीक है, बुक में लिखा हुआ नॉट डिफाइंड। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर आपको डिग्री रखनी है यहाँ पर, तो कैन टेक 1 2 3 4, आपको 0 ही रखनी है। समझ में आ गई बात? अब आते हैं इसकी 0। अब क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई 0 से ही होना है, इट कैन हैव एनी रियल नंबर एज 0, ऑल रियल नंबर्स आर, एनी रियल नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक अगर आपने एक नंबर कह दिया तो हाँ आप सही होगे, लेकिन कोई अगर कोई दूसरा कह रहा है तो वो गलत क्यों है, ठीक है। अब एनी रियल नंबर मतलब अगर मैंने कहा 2 तो मैं भी सही हूँ, उसने कहा 4 वो भी सही है, उसने कहा 3 वो भी सही है। लेकिन अब डिग्री की बात करें तो कोई कहे 2 वो क्यूबिक बना रहा है, आपको नहीं मैं तो 4th डिग्री में बनाऊंगी, कोई कहे तो कौन सही होगा, तो मैं कहूंगी 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 0 कैन बी मेनी पर डिग्री इज ओनली 1, डिग्री शुड बी ओनली 1 नंबर पॉलिनोमियल की, है ना। तो इसीलिए तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, 0 इज एनी रियल नंबर, तो यहाँ पर मुझे इसको डिग्री देनी है 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, और जब मैं इसकी बात करती हूँ ऑफ एनी 0 ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन इट इज नॉट डिफाइंड नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर ये कांस्टेंट 0 नहीं बनेगा, 0 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? इस चीज को लिख लो, इट माइट टेक नदर, पर मुझे क्योंकि हिंट होता है कि ये क्वेश्चन शायद पेपर में कहीं ना कहीं आ जाए। एक होगा 0 पॉलिनोमियल जिसे हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसे हम लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू सम नंबर के। तो यहाँ पर x क्या पावर रखे, तो व्हेन आई टॉक ऑफ डिग्री तो इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये मल्टीप्लाई तो 0 के साथ ही होना है, तो यू कैन हैव एनी नंबर बट नॉट वन सिंगल विच आई कैन से इज वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, तो इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि इसे k से मल्टीप्लाई होना है और मैं इसको 0 भी नहीं बना सकती, आई कैन नॉट हैव x की पावर कुछ रखो कि वो 0 बन जाए, है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, x की पावर शुड बी 0 सो दैट इट बिकम्स 1, k मल्टीप्लाइड बाय 1 इज k इटसेल्फ, वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आते हैं इसकी 0 पर, तो अगर मैंने 0 लिखा है तो यहाँ पर आई कैन हैव एनी रियल वैल्यू ऑफ x, एनी रियल वैल्यू ऑफ x एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज अल्टीमेटली उसे 0 से मल्टीप्लाई होना और वो 0 हर नंबर पे बन जाएगा। ये 0 कब बनेगा, कभी नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिख लो इस चीज को अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में, दैट यू रिवाइज इट एवरी टाइम, और ये ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, लिख लो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम दिस टेबल राइट इट डाउन टू बी रेड एवरी टाइम बिफोर अ एग्जाम, पेपर से पहले अच्छे से याद करना है, और 5-6 बार याद करोगे, लॉजिकली याद करोगे तो और भी आसान हो जाएगा, वहां पर कंफ्यूज ना हो। लिख लिया सबने ये? ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी दो फॉर्म हो सकती है, एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। ये है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स एज -1। तो इसमें मैंने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई एज -1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -xy। इस -xy को we take it to the right hand side, it becomes equal to 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको फैक्टराइज किया,
ये किसके इक्वल है? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, लिखो, इसी का थोड़ा सा वेरिएशन है। इफ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, -1 दिया था, अब ये +1 दे दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई। डू दिस क्वेश्चन। हाँ, फिर से यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, एलसीएम लेने के बाद, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन में एक क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। So this product is 0, this number is 0, the whole product will be equal to 0। समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना ध्यान देने वाली बात की, बहुत ही सिंपल एक बेसिक सा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको कहा हुआ ना, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, हाउ टू लुक फॉर क्या कहते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंस, हाउ टू स्टेट कॉन्ग्रुएंस, हम कैसे चेक करेंगे? बेटा ट्रायंगल में देखा करो वो कॉमन है कि नहीं। तुम्हें प्रूफ सिंपल सा कहा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। पहले तो फिगर को समझा करो, किसकी बात कर रहा है, वो ये वाले ट्रायंगल, उसकी एक साइड है ए बी, एक साइड है ए सी, और एक साइड है बी सी। दूसरे वाले ट्रायंगल में एक साइड है डी एफ, एक साइड है डीई, और एक साइड है एफ ई। तो उसमें मुझे बताओ बीई कहाँ पर कॉमन साइड है? एक ट्रायंगल अलग से एबीसी दिख रहा है, एक ट्रायंगल अलग से डीएफई दिख रहा है, डिफाइन हो गया ना? अब मुझे इसमें देखो ना, मैंने कहा था ट्रायंगल से इनके नेम पढ़ा करो, साइड के इनके पार्ट के, ए बी और आपको डीई इक्वल दिया हुआ है, ए बी और डीई इक्वल दिया हुआ है, आपने वो ले लिया। और कहा है डी एफ, ये छोटा सा पोर्शन इज इक्वल टू सी। लेकिन ट्रायंगल की साइड अगर देखी जाए तो बीसी और ई एफ है। ट्रायंगल की साइड कौन सी है, ये पूरा बीसी, और यहां से पूरा ई एफ। क्या लग रहा है अब, बी एफ और सीई तो इक्वल दिए हैं, लेकिन ट्रायंगल में मुझे कंप्लीट बीसी चाहिए, यहाँ मुझे बीसी चाहिए, बी एफ किसका पार्ट है, बीसी का, और वहां मुझे सी एफ चाहिए। तो इस बीसी और सी एफ में सी एफ कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एड सी एफ ऑन बोथ साइड। सॉरी, हाँ, ये सीई है, ई एफ है। तभी कह रही हूँ, सी द फिगर एंड देन सी अकॉर्डिंगली। समझ में आ गई बात? ये डी एफ इक्वल टू सी एफ, तो आपने ये सी एफ को ऐड किया, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया। तो अब बी सी इज इक्वल टू ई एफ,
हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डीई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी 90 ईच। या लिखो इस क्वेश्चन को। आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर, ड्रॉ द फिगर एंड राइट अकॉर्डिंगली। अब ये टेस्ट मुझे कल तक सॉल्व चाहिए दोबारा से। देख समझ कभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कितनी बार, जब तक समझ ना आए तब तक करनी है प्रैक्टिस। So triangle ABC is congruent to triangle DEF by RHS congruence rule. फिगर इज नॉट drawn to scale पर दिया तो हुआ है ना हमें। देखने में तो हम इक्वल भी लगते हैं कभी कभी, और इक्वल हम नहीं मानते। ठीक है, तो जो हमने फिगर, कभी एक चीज कही जाती है फिगर इज नॉट drawn टू स्केल। लिख लिया आपने? और अश्विनी पता लग गया गलती क्या हुई तुम्हारी? ठीक है, इसको ठीक करके तुमने भी सारे क्वेश्चन ठीक करके लाने हैं। होमवर्क में सारे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए ना सारे दोबारा से करने हैं। हाँ, तुम तो सारा पेपर करोगी। ठीक है, रब कर दूं, ये हो गया ना। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो कुछ ऐसा बना। ये एग्जाम्पलर है, बेटा हमारी असाइनमेंट भी सारी एग्जाम्पलर है। हाँ, आपको देखो बताया हुआ था, मेरे लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मेरे को फोर्थ क्लास था कि मुझे बताया हुआ है कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्राइंगल के नाम ही देखा करो ना वहां से, पी क्यू एस पी आर टी। आपको नाम दिया हुआ है, देखो इसकी तीन साइड कौन सी हुई, तीन एंगल किसके हो गए, पी क्यू एस। कौन सा एंगल? ये वाला। क्यू का मतलब ये वाला एंगल, एस का मतलब ये वाला एंगल। दूसरे में पी में ये एंगल, आर का मतलब ये, टी का मतलब ये। हाँ, पता ट्राइंगल का नाम जो है उसके वर्टेक्स से बनता है, किसी और से बनता है? वर्टेक्स से। तो तीन वर्टेक्स आपको मेंशन किए हुए नाम में, वो तीनों ही एंगल्स फॉर्म करेंगे। समझ में आ गई बात? तो हमारे पी क्यू एस के कौन से एंगल्स है, एक ये और एक ये। पी आर टी के कौन से है, एक ये और एक ये और एक ये। तो जहां पे डबल हो गया वो कॉमन हो गया। पी एस कैसे कॉमन है? इसके नाम में देख पी एस है, इसके नाम में पी एस कहाँ है? इसकी साइड कौन सी होगी, एक पी क्यू, एक क्यू एस, एक पी एस। इसकी साइड पी आर, आर टी और पी। कॉमन एंगल हुआ ना मेरे? हाँ, नहीं, फिर आप, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमन एंगल लेते ही है। तो हमारे पास पहली चीज के आगे पहले तो आपने लिखना है कौन से ट्राइंगल्स आप ले रहे हो। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी आर टी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल है। देन यू आर गिवन एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंड एंगल क्यू पे ना कोई और वर्टेक्स, इस वर्टेक्स क्यू पे कोई और एंगल नहीं है। तभी आप लिखोगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ऐसे भी लिख दो, क्यू और आर भी लिख सकते हो। और थर्ड आप क्या लोगे, एंगल क्यू पी एस is equal to angle RPT. Therefore, triangle PQS is congruent to triangle PRT by two angles any one side. ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, two angles any one side. क्लियर हो गया इतना?
लिख लो इस चीज को। एक तो ट्राइंगल्स मेंशन क्या करो, ट्राइंगल के नेम से ही प्लीज लुक फॉर द एंगल्स एंड साइड्स। दीज आर द एंगल्स, दीज आर द साइड्स। फिर मैच करो, आपको पी क्यू और पी आर को उसने दिया ही हुआ है, फिर इसका एंगल क्यू और आर दिया हुआ है। समझ में आ गया ये? डन एवरीवन? तब कर दूं ये नेक्स्ट। ये सारे बुक के क्वेश्चन थे, मैंने इनमें फिगर नहीं ड्रॉ की। लेट्स सी, फिगर खुद से ड्रॉ, फिगर ड्रॉ करने का भी मार्क्स है इसमें से। जहां पे क्वेश्चन में फिगर नहीं दी जाती ना, वहां पे फिगर ड्रॉ करने के मार्क्स है। हाँ, वो स्कूल वाला ना दे, वो तो अलग बात होती है, पर होते हैं वहां पर। ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस, तो पता क्या होता है, किसी से चीटिंग कर ली होगी। नहीं, फिर मार्क्स कटेंगे कभी। Triangle ABC isosceles, altitudes DE and CF are drawn to equal sides. जरूरी है? फिगर ठीक है तुम्हारे? चल, हाफ नंबर मिल रहा है। ठीक है। Triangle ABC isosceles in which altitudes DE and CF are drawn to equal sides, AC and AB respectively, show that DE is equal to CF. ठीक है ना? तो इसमें हम करेंगे क्या, आपने प्रूव करना है बीई और सीएफ इक्वल है, तो बीई के साथ ट्रायंगल फॉर्म किया था। ठीक है, दो ट्रायंगल बनते हैं, एक तो एबीई एक बीईसी, एक ऊपर एक नीचे। कौन से वाला लेना चाहिए हमें? दोनों ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पर डिपेंड करेगा। सबसे इजी जो इसमें रहेगा और डायरेक्ट होता है, वो है ऊपर एयरप्लेन वाला जो होता है, ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ, जिसमें सीएफ भी साथ में है। ठीक है, आई टेक ट्रायंगल एबीई एंड एसीएफ, और सबसे पहले इसमें मैंने लिखा कि मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। अगर इसके ही कंपैरिजन में आई वुड हैव टेकन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो उसमें मैं क्या लेती हूँ और उसमें मैं क्या ले रही हूँ, बात को समझना है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी ए ई ऊपर वाला जो है कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटेड एंगल है, बी ए ई और सी एफ वो इक्वल होते हैं, दिस इज कॉमन। और क्योंकि ऑल्टीट्यूड दिए तो ट्राइंगल के अंदर वाले, तो ए बी ई में ई पर बनना है ना, तो मैं लिखूंगी ए ई बी इज इक्वल टू ए ई बी ए एफ सी ईच 90। तो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ से, कौन से रूल के साथ? देखो ये एंगल लिया, ठीक है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री वाला और ए सी, तो आई हैव एनी टू एंगल्स वन साइड। आर एच एस भी नहीं लगा, दो एंगल्स हैं, एनी टू एंगल वन साइड। समझ में आ गई बात? अब बीई और सीई, बीई सी और सी एफ बी को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना था, डिपेंड करता है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बहुत जगह लगता है, तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ज्योमेट्री में मतलब सच में यही है प्रॉब्लम, यही होती है ज्योमेट्री में कि कौन सा कब लगता है समझ नहीं आता। एसएसएस भी होता है काफी। हाँ, नहीं, वो सिर्फ आरएचएस का ही पार्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो कॉमन हो जाएगी। ठीक है, हाँ 90 डिग्री एंगल हो गए, और ये एंगल, दो एंगल आइसोसेलेस का एंगल प्रॉपर्टी बी और सी हो जाता है ना? इसमें देख बी सी में एंगल सी होगा और इसमें एंगल बी होगा। समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चंस। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें P is equidistant from two lines L and M intersecting at point A.
So there are two lines intersecting at point A. P is a point equidistant. तो P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इस लाइन से भी और इस लाइन से भी. मैंने इसको M दे दिया नाम और इसको N. तो ये इक्वल डिस्टेंस का जाता है ना. इक्वल डिस्टेंस तो वो परपेंडिकुलर की बात करते हैं. दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होना मतलब परपेंडिकुलर. वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इसीलिए जब सड़क क्रॉस करते हो तो स्लैंट नहीं भागते, सीधा भागते. अगर एक सड़क क्रॉस करनी हो आप ऐसे नहीं जाते हो. व्हाट वी प्रेफर इज टू गो स्ट्रेट, है ना. क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऐसे लंबा हो जाएगा लेकिन स्ट्रेट भागोगे तो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर पाओगे. समझ में आ गई बात है. तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और जब इक्वल डिस्टेंस ऐसे कहा जाता है तो वो परपेंडिकुलर बनता है. तो कहते हैं कि जो ए है ना, अगर ए और पी को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है. ये शो करना है. ये ना फिगर बुक में भी दी नहीं हुई, मतलब बुक में मेंशन ऐसे नहीं किया हुआ थ्री फिगर. तो लिखोगे इन ट्रायंगल एम पी एम ए एंड ट्रायंगल. ये ना बस फिगर ध्यान रखना, बुक में ऐसे पेपर में हाई चांस है फिगर दी जाएगी साथ में. ये सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ना फिगर्स को स्किप किया था. पी एम इज इक्वल टू पी एन गिवन है ये, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है. फिर मुझे पता है एंगल एम जो है वो एंगल एन के इक्वल है. प्लीज 90, प्लीज पूरे पूरे एंगल के नाम लिख लेना. और एपी कॉमन. तो यहाँ पर कौन सी लगा, ये देखो, ये जो है हाइपोटेन्यूज. दिस इज हाइपोटेन्यूज. दिस इज एनी साइड एंड दिस इज राइट. बेटा पता क्या है, ट्रायंगल में चेक किया करो, जब दो साइड्स आ गई ना और एक 90 डिग्री एंगल है, देख दो साइड्स के साथ 90 डिग्री एंगल आरएचएस ही होगा, क्योंकि तुमने खुद का एसएस से कोई रूल नहीं होता. या तो इस एंगल को इंक्लूड होना पड़ेगा तब वो आरएचएस नहीं हुआ. लेकिन आपने रैंडमली कोई भी दो साइड्स लेकर एक एंगल लिया है, दैट मीन्स आपका वो एंगल जो 90 है, 90 तो आरएचएस लग जाए, पर वो इंक्लूडेड ना हो एसएस में. अगर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जिसमें हम वो देखे, फिर एक फिर एसएस लगाओ. हाँ, क्योंकि आपने हाइपोटेन्यूज नहीं लिया. हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के हमेशा ऑपोजिट होता है. आपने तो उसके साथ वाले बेस और परपेंडिकुलर को ले लिया. समझ में आ गई बात. है तब आपने हाइपोटेन्यूज ले लिया तो देखना जो आपकी साइड है वो राइट एंगल के ऑपोजिट है कि नहीं. अगर वो राइट एंगल के ऑपोजिट है तो फिर हमेशा आरएचएस ही होगा. ये तो बेटा बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ये आपके बुक के हैं. ये बेटा आ जाएगा फिगर के साथ है, अगर आएगा. उसने कहा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनके पे एक ऐसा पॉइंट सी है जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये एल और ये एम. तो आपने डिस्टेंस ड्रॉ किया पी से एम, पी से एन, मतलब इस पॉइंट से मुझे लाइन एल पे जाना है तो मैं परपेंडिकुलर पे जाऊंगी. इस पॉइंट पी से मुझे लाइन एम पे जाना है तो आई गो टू परपेंडिकुलर. ठीक है ना. तो मैं परपेंडिकुलर फॉलो करते करते एन पे पहुंच गई और एम पे पहुंच गई. तो पी एम और पी एन इक्वल है, ये गिवन है. अब क्योंकि ये डिस्टेंस की थी और नियरेस्ट डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो आ जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ. फिर एपी एपी कॉमन, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए बाय आरएचएस रूल. So then you'll say this angle MAP is equal to NAP. हमारी फिगर ठीक बनी थी. हाँ, थोड़ी बहुत ठीक थी. इंटरसेक्टिंग लाइन को थोड़ी से एक्सटेंड कर दो. ठीक है ना. यहाँ से देख, तुमने इस वाली चीज को देखो सिया, तुमने ये वाली लाइन से ड्रॉ की, बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर. मैंने मार्क्स दिए हैं तुम्हें, देख इसमें, है ना. थोड़ी बहुत गलती की है पर हाँ, बट ओवरऑल तुमने फिगर भी ठीक ड्रॉ की है. समझ में आ गया. सीपीसीटी आ गया. फिर आप लिखोगे हेंस एपी बाइसेक्ट्स द एंगल. हेंस यहाँ पे लिखने के बाद लिखोगे हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल एम ए एन. क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल था. तुमने हाँ, हाँ तुम्हारा वो डीएबी में स्पेशली कहते हैं लिखो. ठीक है.
अब देखो इस क्वेश्चन नंबर एबीसीडी में बस इसमें नेमिंग प्रॉपरली करनी थी। अर्शमीत ने नेमिंग प्रॉपर की है और तुमने भी दिया ठीक की थी। तुम्हारी से गलती क्या होगी, तुमने बिल्कुल ठीक डॉट बनाया हुआ है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ। उसने कहा है एबी इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू बीसी। तो क्वाड्रिलेटरल में एडी और बीसी इक्वल है। नेम गलत लिखा। ठीक है। एन एंगल ए डी ए बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी डी ए बी, मैंने भी कुछ गलत लिख दिया ना। हाँ, तो मैंने क्या गलत किया है, यहाँ पे हमेशा साइक्लिक में होता है। यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे अब आ। तो इट विल बी एंगल डी ए बी, डी ए बी हुआ ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। पिछले वाला क्वेश्चन ये लो। जल्द से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 11 समझ में आ गया, ये बुक का ही क्वेश्चन है, देख लेना। अब आते हैं इसकी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, जो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन थे। इससे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स हैज एक्स प्लस टू एज फैक्टर। तो यहाँ पे x प्लस टू इक्वल टू जीरो किया, x की वैल्यू क्या आई, -2। तो क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -8a प्लस 4b -8 इक्वल्स टू 0। और दूसरे में था गिव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x -2। तो x -2 इक्वल टू 0 करने के बाद हम x की वैल्यू 2 निकालेंगे। तो p ऑफ 2 इज 4। तो 8a प्लस 4b प्लस 4 -6 -2 इक्वल टू 4। 2 सच, मैं फिर गलती करती हूँ, +2 -6, तो ये आ जाएगा -4। इसको अब सॉल्व कर लो। क्या दिखाओ, 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर -8a प्लस 4b इक्वल्स टू 8। मुझे समझ नहीं आया होगा। हाँ, ये तो ठीक है, पर ये किसके इक्वल है फर्दर। हाँ, तो दोनों रिमाइंडर सेम थोड़ी ना है। ये -4, ये वाला +8 है ना, ये वाला, ये भी ठीक है तुम्हारा। और +8 नहीं है, -8 होगा। हाँ, तो फिर ये ठीक करो ना। यहाँ पे तो मैंने इसलिए कहा कि वैसे तुमने ठीक लिखा है, पर कैलकुलेशन में तो भी 1 नंबर दिया है इसमें। तो यहाँ से 1.5 ले लो। यहाँ पे जब आपने इसको -8 निकाला, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड देन यू विल सॉल्व बोथ। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो ये भी 8 के इक्वल है और ये भी 8 के इक्वल है, तो आपने दोनों को इक्वेट कर दिया। -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8a प्लस 4b, ये कैंसिल हो गया।
तो 16a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई? इफ a इज 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तुमने सिर्फ साइंस का ध्यान नहीं रखा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में तुम पता नहीं होल क्यूब कर देती हो। सी और डी किया है। हाँ वो भी ठीक। एक्चुअली ना क्या है, ये बन जाती है क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपकी सॉल्विंग आपको अभी नहीं है, सॉल्विंग आएगी 10th में। तो ये आइडियली क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, पर पेपर ना फिर भी टीचर्स डाल देते। करिए सबने ये वाला, अस्मित कर लिया ये? कल तो मैं करवा भी दिया था मैंने ये, है ना? लिख लिया सिया? इसको समझना है, साथ साथ कॉपी मत करना सिर्फ कि सिर्फ कॉपी किया हमने। अब आओ फैक्टराइज। फैक्टराइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना था? 5x² प्लस y²। √9 कैसे लिख दिया तुमने? हाँ, 5x² प्लस, कैसे लिखना चाहिए वो बता। आप क्या करोगे, जिससे इसको तो आपने √5x का होल स्क्वायर कर दिया, सॉरी, √5x का होल स्क्वायर कर दिया, y को आपने लिख दिया y का स्क्वायर। अब 18 को ना स्क्वायर रूट के अंदर ले लो। कुछ नहीं समझ में आता ना, तो यहाँ पे 18 स्क्वायर रूट लेकर इसको स्क्वायर कर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अच्छा, 18 का, 18 को स्क्वायर रूट z को, तो 18 को स्क्वायर रूट के अंदर ले लो, जो भी कोएफिशिएंट था। अगर वो नहीं समझ में आ रहा, अब इस 18 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 3 × 3 × 2 है, ये 3 × 3 बाहर आ गया, क्या आ जाएगा? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 9 क्लास से बैठ जाओ आके। ठीक है, अब यहाँ से x और y और z में दो टर्म जिसमें y है वो माइनस में है, तो माइनस के साथ y के साथ माइनस आ जाएगा। आप इसे फैक्टराइज कर लोगे, सो दिस विल बिकम, √5x माइनस y प्लस 3 √2z का होल स्क्वायर, जिसको आप दो बार स्प्लिट करके लिखोगे। हाँ जी, ऑनलाइन जो बच्चे आए हैं प्लीज वेट फॉर सम टाइम, जस्ट 5 to 6 मिनट्स मोर वेट करो, आपकी क्लास शुरू होती है। मीनवाइल अपना होमवर्क वगैरह सब निकाल कर रख लो। समझ में आ गई बात नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब असली तुमने कहा था मुझे मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 √2 समझ नहीं आया। 2 √2 a³ प्लस 8 b³ माइनस 27 c³, 18 √2 abc, ये किसका क्यूब बना? 2 √2 देखो, इसको ना एक कंप्लीट नंबर बनाने की सोचो। तो 2 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? × 4 हो गया, तो क्या बन गया ये? ठीक है, हाँ इसके बाद अब ये जो √8 है इस तरह से लिख सकते हैं, किसका क्यूब बन गया अब ये? √2 का। समझ में आ गया? 3 मल्टीप्लाई हुआ है स्क्वायर रूट में, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, तो दिस इज 2 √a होल क्यूब
प्लस 2b होल क्यूब प्लस माइनस 3c होल क्यूब माइनस 3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू माइनस 3c। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस विल नॉट बी a प्लस b प्लस c होल क्यूब। ठीक है, ये क्या बनता है, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, एक ही इकलौता ही फॉर्मूला है जिसमें आप लिखोगे √2a प्लस 2b माइनस 3c देन 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। माइनस में जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो 2√2ab, वाई जेड में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक के पास माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस 6bc। फिर जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन माइनस साथ में है तो प्लस 3√2ac। बात समझ में आई थी? तुम्हारा उस वजह से नहीं, तुम्हारा फॉर्मूला भी गलत तुमने अप्लाई किया है, प्लस यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना होता है कि इनको कौन सी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें माइनस साइन है कि नहीं। अब जैसे ये वाला था कंडीशनल आइडेंटिटी थी, ये लास्ट क्वेश्चन, तो 1/4 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 7/12 का होल क्यूब इज इक्वल टू x/48। तो ये प्लस और ये माइनस अंदर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, I'll see 1/4 plus 1/3 minus 7/12, the sum will come as 0। तो जब a प्लस b प्लस c इक्वल होता है 0 के तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज 3abc। तो 1/4 3 इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू माइनस 7/12, ये 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 7/48 के इक्वल। So x की वैल्यू विल बी इक्वल टू -7। कौन सी वाली? अच्छा, वो भी करवा, समझ में आ गया इतना? x की वैल्यू आ गई -7। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b। देखो इसमें जब तुमने a क्यूब और a को भी इकट्ठा किया या b क्यूब और b को किया उसके बाद तुम अटक गई ना, नहीं करना हमने इसके आगे कुछ, है ना, नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब में वी हैव अ फॉर्मूला विच इज a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये a प्लस बी को हमने इकट्ठा कर। अब मैंने क्या किया, इस ए बी और ए बी को कॉमन निकाल लिया, सो ब्रैकेट में इट बिकम्स a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये क्लास में मैंने करवाया था, तुम आप कंफ्यूज